नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी अति संवेदनशील कवि और गद्यकार मनोहर बाथम से, जो सीमा सुरक्षा बल में उप महानिदेशक रह चुके हैं और अब सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। बाथम जी नमस्कार। बाथम जी, आप सीमा सुरक्षा बल में थे और आप ज़्यादातर अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन आप बचपन में अपने माता पिता के साथ रहे। तो आपने जो माता पिता के साथ बचपन में जो समय व्यतीत किया, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी भोपाल में हुआ और शिक्षा भी मेरी भोपाल में हुई। मैं एक बड़े सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे माता पिता जो है लगभग अशिक्षित थे, लेकिन जो मेरा ननिहाल था, मेरे मामा मौसी वगैरह वो शिक्षित थे और पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। धार्मिक ग्रंथों वगैरह का काफ़ी रुचि लेकर जो है हम लोगों को भी उसके बारे में बताया जाता था और पढ़ाया जाता था। उस समय धर्मयुग बहुत पॉपुलर मैगज़ीन थी और वो हमारे मामा के यहाँ आया करती थी। तो उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें साहित्य से संबंधित होती थी, वो भी पढ़ा करते थे। जहाँ तक मेरी शुरू की शिक्षा का सवाल है, तो सामान्य परिवार से था और एक म्यूनिसिपैलिटी का जो स्कूल होता है समझ लीजिए, तो मेरी पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जो शिक्षा है वो उसी एक साधारण से स्कूल में हुई। लेकिन अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाता था मैंने NCERT के ही एक कॉलेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 4 वर्ष का BA B.Ed का कोर्स किया। वो कोर्स करने के बाद में यही था कि कहीं पे मास्टरी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन शायद मैं मास्टरी नहीं कर सका। और कॉलेज के दौरान में और स्कूल के दौरान में भी मुझे NCC का बहुत शौक़ था। वर्दी बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पिताजी भी जो है टेरिटोरियल आर्मी में कुछ समय बिताया करते थे, तो उनसे भी जो है मेरे को एक कुछ प्रेरणा मिली और वो वर्दी का आकर्षण जो है मेरे अंदर रहा। नौकरी की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि शायद अगर मैं उस समय नौकरी नहीं करता तो मेरे माँ बाप जो है मेरी आगे की शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। घर में सब भाई बहनों में बड़ा था, वो भी एक जिम्मेदारी को मैं समझने लगा था। मेरे को बैंक में एक नौकरी मिल गई। वो बैंक की नौकरी में कोई 8-9 महीने करता रहा, लेकिन तब तक जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पार्टिसिपेट कर रहा था। IAS का भी एग्ज़ाम दे रखा था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नई एक फोर्स खड़ी हुई थी, उसका भी एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से पास कर चुका था। बैंक में नौकरी करते करते मुझे DYSP या असिस्टेंट कमांडेंट जिसको कहा जाता था, उस पोस्ट पर तैनात किया गया। 1975 में के आखिरी दिनों में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और 1976 में मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नौकरी करने लगा। बाथम जी, आपका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा और आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष भी किए
तब आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो आपने अपना लेखन कैसे शुरू किया? स्कूल के समय से ही कुछ छुटपुट कविताएं लिखता था। अ, भोपाल से एक नवभारत बड़ा प्रतिष्ठित अखबार उन दिनों हुआ करता था। उसमें बच्चों का एक जो है इतवार को परिशिष्ट निकलता था। उसमें कभी कभी कविताएं भेजता था, वो छपती थी। और कॉलेज के समय में भी मैं लिखता रहा। सब तरह की चीज़ें लिखी मैंने, कहानियाँ भी लिखे, निबंध भी लिखे, कविताएं भी लिखी। और मैं कॉलेज में जो है साहित्यिक सचिव भी रहा। तो जहाँ तक लिखने पढ़ने का सवाल है और साहित्य में रुचि का सवाल है, तो मेरी शिक्षा ही जो है उसी तरह की थी। हमारा जो बीए बीएड का कोर्स था वो अंग्रेजी साहित्य का कोर्स था, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ उसमें एक विषय हिंदी साहित्य भी था। बाथम जी, आपने नौकरी के साथ साथ कविताएं लिखना भी शुरू किया, तो वो दौर कब आया? जब मैं सर्विस में आया, आने के बाद में मैंने बड़े सीरियसली जो है चीज़ों को लिखना शुरू किया। खासकर जो है दिन भर की जो दिनचर्या होती थी उसमें इतनी सारी परेशानियां होती थी। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता था। कभी जो है वो कुछ ऐसा हो जाता था जो आपकी तासीर से मैच नहीं करता। तो उन सब को मैं शाम को जो है बैठ के लिख दिया करता था। थोड़ी बहुत डायरी लिखने की आदत कॉलेज में भी थी, लेकिन सर्विस में आने के बाद में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आने के बाद मैंने इसको अपना दिनचर्या बना लिया था कि चाहे कितनी भी रात हो, जब मैं अपने काम से वापस लौटूं, चाहे कितना भी थका हुआ हो, लेकिन 1-1.5 घंटे या तो कुछ पढ़ने की आदत थी मेरी या फिर कुछ लिखने की आदत थी। तो ये लिखना पढ़ना जो है जारी रहा। लेकिन इस क्रम में जो है छुटपुट इधर उधर मैं अपनी कुछ कविताएं वगैरह कुछ लेख छपवाता रहा। लेकिन किताब के तौर पे जो मेरी पहली किताब आई वो बहुत बाद में सन 2000 में आई। छठी क्लास से थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई और फिर कॉलेज में जाके तो काफ़ी इन चीज़ों की समझ आ गई थी। तो उस समय से ही जो है वो लिखना पढ़ना शुरू हो गया था। और कोई ना तो कोई ऐसा इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ जिससे मैं प्रेरित हुआ, ना कोई व्यक्ति को बता सकता हूँ कि हाँ जी इनको देख के मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। लेकिन हाँ, एक निरंतरता बन गई थी। कुछ लिखता था, कुछ पढ़ता था। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपने स्वतः ही लेखन शुरू कर दिया, आपको किसी से प्रेरणा नहीं मिली? देखिए, मैं मूलतः एक भावुक किस्म का व्यक्ति हूँ। जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में मैं रहा, मैंने करीब से गरीबी को देखा, तो मेरे को किसी का जो है दुख देखा नहीं जाता। किसी पे अन्याय हो रहा हो वो मैं सहन नहीं कर सकता। कोई गलत काम हो रहा हो तो मैं शायद जो है वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। कोई भी जो भावुक आदमी होता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करता है। शायद साहित्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी भावनाओं को, आपकी सोच को, आपके सरोकारों को, आपकी किसी चीज़ के प्रति लगाव को, किसी चीज़ के प्रति घृणा को बहुत अच्छे से जो है व्यक्त कर सकते हैं। आपका कविता संग्रह सरहद से फिर, जिसमें बहुत ही संवेदनशील कविताएं हैं और इसमें 19 भाषाओं का अनुवाद भी हुआ है, तो इस पुस्तक के बारे में बताइए। ये जैसी इस नौकरी में आया मैं, तो कविताएं तो बहुत विषयों पर मैंने लिखी,
लेकिन जो है वो एक सैनिक का जीवन, उसका अकेलापन, उसके दुख दर्द, बॉर्डर पे जिस तरह की वो लाइफ जीता है, जिस तरह के उसके संघर्ष होते हैं, जिस तरह की उसकी बॉर्डर पे दिनचर्या होती है, बॉर्डर के जो है वहाँ की प्रकृति के बारे में थी, एक जवान की जो है कठिनाइयाँ, उसके दुख दर्द, मेरा अपना दुख दर्द, मेरे अपना अकेलापन, वो इन कविताओं में आता है। मानवाधिकार की बहुत बात होती है, मानवाधिकारों के बारे में, जो बॉर्डर पे जो गरीबी है, जिस तरह से जो है वो विकास नहीं हुआ है, उसके बारे में ये सारी कविताएं थी। इसका इसीलिए शीर्षक जो है सरहद से। और डॉक्टर नामवर सिंह ने बाकी साहित्य की बड़ी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में इस काव्य संग्रह का विमोचन किया था। कुछ ऐसा मुकद्दर था मेरा अच्छा, कविताएं लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द जो है बड़े बड़े साहित्यकारों ने कहे, बड़ी अच्छी अच्छी समीक्षाएं लिखी गई, और हिंदुस्तान भर में इस किताब को, इन कविताओं को इतना पसंद किया गया कि स्वतः ही एक जगह के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, लोगों ने मेरे से कहा कि हम इसका अपनी भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं। तो अनुवाद हुआ, बहुत अच्छे अनुवाद हुए, और अनुवाद के होने के बाद में वो प्रकाशित भी हुई। कुछ अनुवाद हो रखे हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, लेकिन अब तक इन कविताओं के 19 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुके हैं। आप अपनी कोई अच्छी कविता सुनाइए जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो। मुश्किल तरह का सवाल है। कविताएं तो जो है वो सारी मेरे लिए एक ही हैं। खाली 4 लाइन की मेरी लिखी हुई कविता है। इसका शीर्षक है कीचड़। मैं अपने पाँव कहाँ कहाँ से बचाता, सारी जमी ही खून से लथपथ। पहले कीचड़ से पाँव बचाता था, पहले कीचड़ से पाँव बचाता था, अब पाँव रखने को कीचड़ ढूंढता हूँ, अब पाँव रखने को कीचड़ ढूंढता हूँ। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। एक और जो है वो इसी तरह की कश्मीर के ही संदर्भ में जो है कविता है। आतंकी का मकान देख ले मैंने कहा, आतंकी का मकान देख ले मैंने कहा, चप्पा चप्पा छान लो, ऊपर नीचे छान लो, कुछ मत छोड़ना, कहीं भी हो सकता है वो, कुछ मत छोड़ना, कहीं भी हो सकता है। सब कुछ अस्त व्यस्त करने के बावजूद न मिला कुछ, सब कुछ अस्त व्यस्त करने के बावजूद न मिला कुछ। सफेद बाल, मोटा चश्मा, कांगड़ी फिरन के अंदर, कश्मीरी लोग फिरन पहनते हैं, कांगड़ी जो रहती है, कांगड़ी फिरन के अंदर, और 60 साल में ऐसी विनम्रता। बेटा अब बंद कर लूं दरवाजा। सर्च जब खत्म हो गई तो आतंकवादी की माँ मेरे से कह रही है, बेटा अब बंद कर लूं दरवाजा। माँ माफ करना मैंने कहा, माँ माफ करना मैंने कहा, हमने सब सामान बिखेर दिया है। माफी किस बात की बेटा, माफी किस बात की बेटा, वो अपना काम कर रहा है। आतंकवादी उसका बेटे के बारे में कह रही है, वो अपना काम कर रहा है, गलत या सही मैं नहीं जानती, तुम अपना काम कर रहे हो, गलत या सही मैं नहीं जानती। वो अपना काम कर रहा है, गलत या सही मैं नहीं जानती, तुम अपना काम कर रहे हो, गलत या सही मैं नहीं जानती। मैंने तो तुम दोनों को ही नहीं कोस सकती, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने।
जो कि कश्मीर के ऊपर थी। और आप बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर भी आपने कोई कविता लिखी होगी। अगर ऐसी कोई कविता है तो वो बताइए। बांग्लादेश बॉर्डर की और पाकिस्तान बॉर्डर की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी समस्या है मानव तस्करी की। उस फिर मानव तस्करी पे मैंने जो है एक पूरी लंबी कविताओं की सीरीज़ लिखी। उसमें से आपको 2 कविताएं सुनाता हूँ। एक लड़की का बयान है जो मानव तस्करी भुगत रही है, उससे संबंधित है ये। मैं खुद को खुद से छुपाती, मैं खुद को खुद से छुपाती, चुराती रही अपना बचपन। पहले गीली लकड़ियों के धुएं में, फिर जूट मिल में, कभी उस ईंट के भट्टे पर और कभी साहूकार के घर, और कभी साहूकार के घर। जवानी तो आते ही लुट गई चोर सिपाही के खेल में। आज सारे इंसानी कायदे कानून तोड़, सारी कटीली तारें सरहद की लांग कर। आज सारी कटीली तारें सरहद की लांग कर, चली कुछ दूर पैदल, फिर कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन में, अब दिल्ली से लोड होकर। देखिए, मैंने लोड वर्ड का यूज़ किया है। अब दिल्ली से लोड होकर, सामान की तरह। बुकिंग है दुबई की एक अनजान दुनिया को, एक अनजान दुनिया को। कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितने छापे, कितने बिस्तर। कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितने छापे, कितने बिस्तर। मैं थक चुकी हूँ इस बोझ को ढोते ढोते। मैं थक चुकी हूँ इस बोझ को ढोते ढोते। यहाँ तस्कर भी मैं हूँ और तस्करी का सामान भी मैं हूँ, और तस्करी का सामान। ये तो बयान था एक लड़की का। अब देखिए, एक गरीब बाप, वो क्या कहता है। मैं बेच आया हूँ दुबई में अपनी लड़की, मैं बेच आया हूँ दुबई में अपनी लड़की। हाँ, मैं तस्कर हूँ अपनी बेटी का गुनहगार। हाँ, मैं तस्कर हूँ अपनी बेटी का गुनहगार। हाँ, गिरवी रखी है दूसरी बेटी। हाँ, गिरवी रखी है दूसरी बेटी, ताकि उसे पेट भर मिले खाना, तन ढकने को लिबास, और रोज रोज के बलात्कारों की जगह एक धनी का कोठा। और रोज रोज के बलात्कारों की जगह एक धनी का कोठा। उसने मैं दहेज नहीं मांगा, उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, न ही उसके घर में कोई केरोसिन का स्टोव। मैं लौट आया हूँ वतन अपने, अदा करने पुरखों का कष्ट। मैं लौट आया हूँ वतन अपने।